द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं श्री रेफ्रिजरेशंस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। हम इसके दस्तावेजों को देखकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। और ये कंपनी काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि ये हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग मतलब HVAC इंडस्ट्री की प्लेयर तो है, लेकिन इसका जो खास फोकस है वो भारतीय नौसेना जैसे डिफेंस सेक्टर पर है। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा का जो मुख्य सवाल है वो यही है, क्या श्री रेफ्रिजरेशंस निवेश के लिहाज से एक मजबूत और भरोसेमंद कंपनी है? हम इसके वित्तीय प्रदर्शन, विकास की संभावनाओं और इसमें जो निहित जोखिम है उन सब का विश्लेषण करेंगे। सही कहा। मेरा मानना है कि ये एक जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी है। कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ कमाल की है, बाजार में इसकी एक खास जगह है और इनके पास एक मजबूत ऑर्डर बुक है। ये सब मिलकर इसे निवेश का एक बेहतरीन मौका बनाते हैं। और मैं कहूंगी कि इस चमक दमक के पीछे कुछ बड़े खतरे छिपे हुए हैं। कंपनी अपने बिजनेस के लिए सिर्फ कुछ गिने चुने ग्राहकों पर मतलब हद से ज्यादा निर्भर है और अतीत में इनके नियम कानूनों के पालन का रिकॉर्ड भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। तो मैं तो यही कहूंगी कि निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, श्री रेफ्रिजरेशन की जो कहानी है वो एक सीधी साधी मजबूत ग्रोथ की कहानी है। सबसे पहले तो आप सिर्फ आंकड़ों को देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था करीब 5,000 लाख और अगले ही साल मतलब 2024 में ये लगभग 59% बढ़कर 8,000 लाख के पार हो गया है। ये कोई मामूली उछाल नहीं है, ये असाधारण ग्रोथ है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है इनका मुनाफा। इसी एक साल में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT 306 लाख रुपए से बढ़कर 1278 लाख रुपए हो गया। आप सोचिए, 4 गुना से भी ज्यादा की छलांग। ये साफ दिखाता है कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी मजबूत है और बाजार में इनके प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड है। फिर बात करते हैं इनकी बाजार में पोजीशन की। ये भारतीय नौसेना के लिए एक रजिस्टर्ड और अप्रूव्ड सप्लायर है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये उन्हें एक ऐसा कॉम्पिटिटिव मोड या कह लें एक ऐसी मजबूत खाई देता है जिसे पार करना किसी भी नई कंपनी के लिए लगभग नामुमकिन है ना? डिफेंस सेक्टर में घुसना और भरोसा बनाना सालों का काम है। क्वालिटी के मामले में भी कंपनी को ISO 9001:2015 और ZZ गोल्ड सर्टिफिकेशन जैसे सम्मान मिले हैं जो उनके काम की क्वालिटी को दिखाते हैं। और अब जो ये IPO से करीब 9,000 लाख रुपए जुटा रहे हैं उसका इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। तो ये भविष्य की ग्रोथ के लिए ईंधन का काम करेगा। ये आंकड़े जो आपने बताए वो पहली नज़र में बहुत आकर्षक लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरी नज़र में एक समझदार निवेशक का काम सिर्फ सतह पर तैर रही अच्छी खबरों को देखना नहीं, बल्कि गहराई में जाकर छुपे हुए खतरों को पहचानना है। और जब हम गहराई में जाते हैं तो कुछ गंभीर रेड फ्लैग्स नजर आते हैं। सबसे बड़ा खतरा है ग्राहक एकाग्रता यानी कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। ये आंकड़े हमें एक जरूरी बात बताते हैं कि श्री रेफ्रिजरेशंस को एक आम कंपनी की तरह देखना गलती होगी। असल में ये कुछ ही बड़े रक्षा ठेकेदारों के लिए एक विशेष आपूर्तिकर्ता मतलब एक डेडिकेटेड सप्लायर है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का 55% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ एक ग्राहक से आया। और अगर हम टॉप 5 ग्राहकों को मिला लें तो ये आंकड़ा 93% के पार पहुंच जाता है। इसका मतलब साफ है, कंपनी की पूरी किस्मत सिर्फ 5 ग्राहकों के साथ उसके संबंधों पर टिकी है। अगर इनमें से एक भी बड़ा ग्राहक हाथ से निकल गया तो आप सोच सकती हैं कि कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल चरमरा सकता है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा बड़ा रेड फ्लैग है इनका रेगुलेटरी कंप्लायंस का इतिहास। दस्तावेजों में साफ लिखा है कि कंपनी ने अतीत में GST रिटर्न भरने, कंपनी एक्ट के तहत जरूरी फाइलिंग करने में कई बार और काफी लंबी देरी की है। कुछ मामलों में तो ये देरी 300 दिनों से भी ज्यादा की है। ये सिर्फ एक मामूली चूक नहीं है। 300 दिनों की देरी का मतलब है कि कंपनी अपनी बुनियादी वित्तीय जिम्मेदारियों को समय पर पूरा नहीं कर पा रही थी। तो एक निवेशक के लिए सवाल उठता है कि अगर वो टैक्स फाइलिंग जैसी जरूरी चीजों में इतनी लापरवाही कर सकते हैं तो वो हमारे निवेश के पैसे का प्रबंधन कितनी जिम्मेदारी से करेंगे। और तो और इनकी एक सब्सिडरी कंपनी ट्रेजर टेक्नोलॉजीज पिछले 3 साल से लगातार घाटे में चल रही है। ये भी पूरी कंपनी की वित्तीय सेहत पर एक बोझ है। देखिए, मैं मानता हूं कि ये जोखिम है,
लेकिन आप जिस चीज को जोखिम कह रहे हैं, मैं उसे कंपनी का सबसे बड़ा अस्त्र मानता हूं। आप इसे ग्राहक एकाग्रता कहती हैं, मैं इसे एक मजबूत और गहरा रिश्ता कहता हूं। भारतीय नौसेना के साथ काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो सालों के भरोसे, क्वालिटी और परफॉर्मेंस पर बनता है। ये एक क्षणिक ग्राहक नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनर है। इस सेक्टर में एंट्री बैरियर बहुत ऊंचा है। कोई भी ऐरी गैरी कंपनी कल आकर इन्हें टक्कर नहीं दे सकती। तो ये निर्भरता नहीं, बल्कि एक तरह की सुरक्षा है। और जहां तक ग्रोथ की बात है, 58% की रेवेन्यू ग्रोथ और मुनाफे में 4 गुना की बढ़ोतरी को हम यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे खेद है, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हो सकती। आप इसे एक मजबूत रिश्ता कह रहे हैं, लेकिन कंपनी के अपने दस्तावेज खुद इस खतरे को स्वीकार करते हैं। मैं सीधे उन्हीं के शब्दों को कोट कर रही हूं। मरीन चिलर्स पर अत्यधिक निर्भरता हमारे व्यापार संचालन के लिए जोखिम भरी हो सकती है। जब कंपनी खुद मान रही है कि ये एक जोखिम है, तो हम उसे एक अस्त्र कैसे कह सकते हैं? और चलिए एक पल के लिए मान भी लें कि रेवेन्यू मजबूत है, लेकिन बिजनेस सिर्फ रेवेन्यू से नहीं, कैश फ्लो से चलता है। अगर हम इनके ट्रेड रिसीवेबल्स को देखें, मतलब वो पैसा जो इन्हें ग्राहकों से लेना है, तो वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगभग 3,157 लाख से बढ़कर 2024 में 6,356 लाख हो गया है। मतलब पैसा वसूलने का आंकड़ा 1 साल में दुगना हो गया है। इसे ऐसे समझिए, आपकी दुकान पर बिक्री तो बहुत हो रही है और आपके बही खाते में मुनाफा दिख रहा है, लेकिन ज्यादातर ग्राहक उधार पर सामान ले गए हैं। अब आपको अपने कर्मचारियों को वेतन देना है और किराया भरना है, लेकिन आपकी तिजोरी में कैश नहीं है। यही हाल यहाँ हो रहा है। कागज पर मुनाफा दिख रहा है, पर हाथ में पैसा आने में बहुत देरी हो रही है, और यही किसी भी तेजी से बढ़ती हुई कंपनी के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। मैं मानता हूं कि नकदी प्रवाह जरूरी है, लेकिन क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये रिसीवेबल्स किस से आने हैं? ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं हैं जो पैसा लेकर भाग जाएंगी। ये पीएसयू शिपयार्ड्स हैं, सरकारी कंपनियां हैं। यहाँ भुगतान में देरी प्रक्रिया का हिस्सा है। ये डिफॉल्ट का संकेत नहीं है, ये इस इंडस्ट्री की सच्चाई है। तो क्या ये वाकई एक संकट है या सिर्फ डिफेंस सौदों के काम करने का एक तरीका? ये एक महत्वपूर्ण अंतर है, और इसी से जुड़ा है कंपनी का भविष्य। प्रमोटर को इस इंडस्ट्री का लगभग 19 साल का अनुभव है। उन्हें पता है कि इस इकोसिस्टम में कैसे काम करना है। अब आईपीओ से जो पैसा आएगा, वो उन्हें बड़े ऑर्डर लेने और अपनी ग्रोथ को और तेजी से बढ़ाने में मदद करेगा। ये सिर्फ खोखले वादे नहीं है। कंपनी को इनोवेशन के लिए जीएस पार्खे पुरस्कार जैसे सम्मान मिले हैं, जो उनकी क्षमता को साबित करता है। ये पैसा उस क्षमता को पंख देगा। ये एक आकर्षक तर्क है, लेकिन क्या आपने इस पर विचार किया है कि एक अच्छी रणनीति का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक उसका निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन त्रुटिहीन न हो? और यहीं पर मेरा दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपने कहा कि प्रमोटर अनुभवी हैं, लेकिन फिर जीएसटी और कंपनी एक्ट की फाइलिंग में 300 दिनों की देरी क्यों हुई? दस्तावेज में इसका कारण बताया गया है कि कंपनी का छोटा आकार और उस समय संसाधनों की सीमित उपलब्धता थी। माफ कीजिएगा, लेकिन ये एक बहुत कमजोर बहाना है, खासकर उस कंपनी के लिए जो पब्लिक से पैसा जुटाने जा रही है। ये एक व्यवस्थित परिचालन कमजोरी की ओर इशारा करता है, न कि किसी एक बार की चूक की ओर। ये दिखाता है कि कंपनी के आंतरिक प्रोसेस उसकी तेजी से हो रही ग्रोथ के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। जब मैंने ये 300 दिन की देरी वाली बात पढ़ी, तो मैं सच में एक पल के लिए रुक गई। एक लिस्टेड कंपनी बनने की तैयारी करने वाली फर्म से आप ऐसी बुनियादी गलती की उम्मीद नहीं करते। ठीक है, उन्होंने अब एक नया कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त कर लिया है, लेकिन ये पिछला रिकॉर्ड एक निवेशक के मन में शक तो पैदा करता ही है। मैं इस बात से सहमत हूं कि अनुपालन महत्वपूर्ण है और अतीत में जो हुआ वो आदर्श नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। जैसे कि आपने खुद कहा, एक नए अधिकारी की नियुक्ति की है। हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए, और भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है, खासकर जब हम बड़े परिदृश्य को देखते हैं। कंपनी मेक इन इंडिया और सागरमाला जैसी बड़ी सरकारी पहलों से सीधे तौर पर फायदा उठाने की स्थिति में है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये देश की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ जुड़ी हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डिफेंस पर निर्भर है। उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी विविध है। वो ऑटोमोटिव, फार्मा और केमिकल जैसे दूसरे सेक्टर्स के लिए भी काम करते हैं। ये उन्हें किसी एक सेक्टर की मंदी से बचाता है और विकास के कई और रास्ते खोलता है। लेकिन उन मौकों को भुनाने के लिए
आपको अपना घर तो पहले ठीक रखना होगा ना, और यहाँ घर में ही कई आंतरिक और बाहरी जोखिम हैं। दस्तावेज में ये साफ साफ लिखे हैं। पहला, कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव का खतरा है, क्योंकि उनके सप्लायर्स के साथ कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर कल स्टील या कॉपर के दाम बढ़ गए तो इनका पूरा मार्जिन बिगड़ सकता है। दूसरा, उनकी सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अगर वहां आग, हड़ताल या कोई और गड़बड़ी हो गई तो उनका पूरा प्रोडक्शन ठप हो जाएगा। तीसरा, उन्हें कई तरह के सरकारी लाइसेंस और परमिट्स की जरूरत होती है। अगर इनमें से किसी को रिन्यू कराने में विफलता हुई तो भी काम रुक सकता है। और इन सब के ऊपर जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि कंपनी ने कोई वैकल्पिक फंडिंग सोर्स की पहचान नहीं की है। मतलब अगर किसी वजह से आईपीओ से उम्मीद के मुताबिक पैसा नहीं जुटाया गया तो उनका प्लान बी क्या है, इसका कोई जिक्र नहीं है। ये सब मिलकर एक बहुत ही अनिश्चित तस्वीर पेश करता है। तो कुल मिलाकर मेरे लिए जो बात सबसे अहम है वो ये है कि श्री रेफ्रिजरेशंस एक जबरदस्त ग्रोथ की कहानी पेश करती है। ये कहानी शानदार वित्तीय नतीजों, रक्षा जैसे एक ऐसे सेक्टर में मजबूत पकड़ जहां कोई और आसानी से घुस नहीं सकता, और मेक इन इंडिया जैसी राष्ट्रीय पहलों के समर्थन पर टिकी है। हाँ, इसमें जोखिम है, जैसा हर तेजी से बढ़ती कंपनी में होते हैं, लेकिन ये जोखिम मैनेज किए जा सकते हैं और इस सेक्टर के लिए सामान्य हैं। एक निवेशक के लिए ये ऊंची ग्रोथ की क्षमता वाला एक बहुत ही आकर्षक अवसर हो सकता है। और जब मैं इसे देखती हूँ तो मेरा सारांश ये है कि सतह पर जो विकास दिख रहा है वो एक बहुत ही नाजुक नींव पर खड़ा है। एक ही ग्राहक पर अत्यधिक निर्भरता का जोखिम, नियमों के पालन में लापरवाही का एक परेशान करने वाला इतिहास और बाहरी वित्तीय मूल्यांकन की कमी, ये सब ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये कारक बताते हैं कि ये निवेश बहुत ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। मेरे हिसाब से निवेशकों को कंपनी की ऊंची ग्रोथ की संभावनाओं को इन बुनियादी ऑपरेशनल और ढांचागत जोखिमों के खिलाफ बहुत सावधानी से तौलना चाहिए। अंततः ये फैसला तो निवेशक को ही करना है कि क्या श्री रेफ्रिजरेशंस की विकास क्षमता उसके सामने मौजूद चुनौतियों और जोखिमों पर भारी पड़ती है या नहीं। बिल्कुल, इन दस्तावेजों में और भी बहुत कुछ है जिसका विश्लेषण किया जा सकता है, और हर निवेशक को अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस यानी अपनी पूरी जांच पड़ताल करनी ही चाहिए।